हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोना अंडरस्टैंड द न्यू टॉपिक दैट इज़ अ एवरेज। यहाँ हम समझेंगे एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्वेश्चन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनाए जाते हैं। तो शुरू करेंगे क्लास को। आप अगर यूपीएससी सीसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फोकस्ड है ये फोर्स कम्प्लीटली किस पे, यूपीएससी सीसेट एग्जाम पे। बट इसके अलावा जो यूपीएससी है और भी अदर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि सीएपीएफ का, सीआईएसएफ का, तो आप इस एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन इस तरह कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, क्या रहा है पैटर्न। तो आप देखेंगे 2011 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि बीच में आप ये जो गैप देख रहे हैं 11, 12, 13 और 14 और फिर 15, इन 5 सालों में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फिर 2017 में इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया, फिर 18 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 19 में आप देखेंगे फिर इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में सेम टॉपिक से आप देखेंगे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में भी इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया, और बात करें 2023 की तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। आप 2023 में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो 2024 में आप इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से बनाया ही जाएगा। और देखेंगे आपकी पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से और अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है, तो उसे हम पीवाईक्यू करेंगे तो उसी में समझेंगे। तो आई होप कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। मूव करते हैं, पहले कुछ बेसिक सीखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एवरेज की। एवरेज का नॉर्मल मतलब क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन के फॉर्म में एवरेज की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास से स्पेसिफिक सीरीज़ हमें गिवन होती है नंबर्स की, हम उसी में ही क्या करते हैं, उनका एवरेज फाइंड करते हैं, यानी कि लमसम वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितना अराउंड रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमें बताया गया है 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं और हमसे पूछा जाए कि बताओ इनमें कॉमन क्या है, मतलब कि अगर पूछा जाएगा इसका एवरेज क्या है, दैट मीन्स मिड वैल्यू क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जितने हमारे पास नंबर है हम इनको ऐड कर लेंगे, तो 5 ये हो गया और 4 1 मिला के ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 10, और ये 3 और 2 5, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 15। और कितने आपने इन नंबर्स को ऐड किया, तो 5, इनसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3। दैट इज़ ये हमारा क्या हो गया एवरेज, कि लमसम 3 इसका क्या माना जाएगा कि हाँ इसके अराउंड ये नंबर्स रहा होगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या हो जाता है कि हम सबको इक्वल बांट देते हैं, उसके हिसाब से फिर डेफिशिएंसी को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। अगर ये जो आपने सॉल्व किया इसको अगर हम बात करें तो इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। जैसे एवरेज फाइंड करने का जो फॉर्मूला कहा जाता है या बोला जाता है वो क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे एवरेज तो आपको फाइंड होगा, सम का मतलब जितने भी आपको ये ऑब्जर्वेशंस गिवन थे सबका टोटलिंग कर लीजिए। इसी टोटलिंग को हम क्या लिखते हैं ऊपर, इसको आप दूसरे शब्दों में बोले तो हम इसे सिग्मा एक्स आई भी बोलते हैं, यानी कि सिग्मा एक्स भी आप इसे बोल सकते हैं। सिग्मा रिप्रेजेंट सम और एक्स आई दैट मीन्स ये एक्स जितनी वैल्यूज़ हैं ऑब्जर्वेशन से इसको रिप्रेजेंट करता है। नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिन्हें हम एन बोल देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने कितने ऑब्जर्वेशन को ऐड किया, तो यहाँ पे कितने थे 5, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। तो अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सिग्मा आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये कितना है 15, तो ये 15 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, कितने नंबर्स को आपने ऐड किया 5, तो ये 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 3। तो ये क्या है, आपने हमेशा से ये देखा है कि हम इसी फॉर्मूले को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इस फॉर्मूले को कई तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे अगर एवरेज निकालना हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन में नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है, कई बार आप देखेंगे अगर हमें सम पता चल जाता है तो फिर हमारा जो क्वेश्चन होता है आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज निकालना है तो सम को डिवाइड कीजिए नंबर से, जितने भी नंबर्स आपने ऐड किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
और अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो जस्ट इससे इक्वेशन हम बना सकते हैं। अगर हमें सम कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, एवरेज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल सम मिल जाएगा जितने भी एलिमेंट होंगे उनका। तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म होता है जिससे क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एवरेज को फाइंड करने का तरीका यही होता है, यही हमने सीखा है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं उसे भी अभी समझेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट सपोज कि मैंने आपको कुछ टर्म दे दिया, कुछ नंबर सीरीज़, जैसे कि 7 है, 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, और मैंने आपसे बोला कि इसका क्या कर दीजिए, फाइंड करिए इसका एवरेज। तो आप इसे खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे इजी ही है। इसमें करना क्या है, पहले इन सारे ऑब्जर्वेशन को हमें ऐड करना है, दैट मीन्स सम करना है सबका। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 7 + 5 + 6 + 3 + 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, कितने नंबर्स हैं टोटल, 5। दैट मीन्स नीचे आप लिख देंगे 5, इन्हें ऐड करेंगे, 6 और 4 ये हो गया 10, 7 और 3 ये हो गया 20, और ये 5 आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 5। इसको आप इससे काट देंगे तो कितना मिल गया 5। दैट मीन्स इसमें अगर हम बात करें तो इनकी मिड वैल्यू क्या है या एवरेज क्या है, तो 5 हो जाएगा, दैट इज़। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपको ये पहले से भी पता होगा, पर अब हमें शुरू करना है तो बेसिक से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई। सो स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम, जैसे ले लीजिए 1 है, 2 है। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आप देखेंगे, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। सेम ऐसे ही अगर हम एवरेज ले लें 1 का, 2 का, 3 का, 3 टर्म्स का, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो 5 और 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। एज इट इज़ अगर एक नंबर और इंक्रीज़ कर लेते हैं 3, और यहाँ पे 4 भी ले लेते हैं। अगर आप इनका एवरेज लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 और 3 कितना हो गया 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, 2, 3, 4 और 5। अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे तो आप देखेंगे इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 10 और 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3। एज इट इज़ और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 5 और हमने लिया 6। इनका आप एवरेज निकालेंगे तो इसका जो एवरेज हो जाएगा 3 और 4 10 हो जाएगा, 15 और ये हमारे पास हो जाएगा 21 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 3.5। अब अगर यहाँ पर जितनी चीज़ें अभी हमने देखी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो मिड वाला टर्म है अल्टीमेटली यही हमारा क्या बन जा रहा है, मीडियन बन जा रहा है। ऐसी 1 और 2 के मिड में क्या होगा 1.5, तो देखेंगे आप ये मीडियन बन गया। अब यहाँ पर तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि मिडल टर्म कौन सी है, इस वाले केस में हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे फोर्थ वाले में। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का सम करके अगर आप 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो इनका सम करेंगे तो हो जाएगा 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिए 2.5 ही आता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर अब अगर आएंगे तो यहाँ का मिडल टर्म हम पहचान सकते हैं, तो ये 3 है, और यहाँ पे देखिए इसका एवरेज भी 3 है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी मिडल टर्म नहीं मिलेगी तो यहाँ पर इन दोनों ही टर्म को हम मिडल मानेंगे, इसको आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए फिर से आपका कितना आएगा 3.5 आएगा। दैट मीन्स कि अगर इससे क्या कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं हम कि जो हमारे पास सीरीज़ है अगर उनका डिफरेंस सेम है, आप यहाँ देखेंगे सबका डिफरेंस 1 है, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी 1 है, 2 में से 3 को 1, 3 में से 4 को, तो आप देखेंगे हर जगह पे गैप सिमिलर है। अगर गैप सेम है इनके बीच का तो ये एक प्रोग्रेशन बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आगे वाले टर्म है उसको पीछे वाले टर्म में से माइनस करेंगे तो हमेशा जो आपके पास डिफरेंस होगा ना वो सेम आएगा, तो हम उसे ही क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे एक दूसरे से ना तो आपको डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। तो वैसी जगह पे जब भी हमें ऐसी सीरीज़ मिलती है जो एपी का फॉर्मेशन कर रही है, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अगर
मिडल टर्म निकालनी है, एवरेज निकालना है, तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मिड की टर्म कौन सी है, वही हमारा क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। इन केस अगर हम नहीं पहचान पा रहे, एक से ज़्यादा आ रहा है, तो जो भी दो हमारे को मिल रहे हैं बीच वाले टर्म, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी आपको क्या है, मिडल टर्म मिल जाएगी। ये था पहला तरीका कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि मिडल टर्म हम पहचान पाते हैं, और नहीं भी मिल रहा तो भी इन दो टर्म को ऐड करके भी आप क्या कर सकते हैं, 2 मिडल टर्म अगर आ रही हैं तो भी उनको ऐड करके आराम से निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन तो हमें ये मिला, ठीक है, कि फर्स्ट चीज़ हमने समझी कि अगर हम मिडल टर्म को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये हमें पहली बात समझ में आई। दूसरी चीज़ क्या, एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो लास्ट टर्म है, अगर आप सिर्फ इन्हें ही आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये इसका लास्ट टर्म है। अगर आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 6 और 1 7 आ जाएगा। 7 को भी अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो भी आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 3.5 ही मिलेगी। ऐसे ही 5 और 7 के साथ भी सेम वही है कि आप 5 और 7 को प्लस करते हैं, 5 और 2 को प्लस करते हैं तो भी आपको 7 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको 3.5 ही मिलेगा। दैट मीन्स दूसरी चीज़ हमें क्या पता चल रही है कि आप ऐसे एपी में जिनका डिफरेंस सेम है, अगर उसका फर्स्ट टर्म प्लस में उसका लास्ट टर्म दोनों को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, वैसे एपी में हम क्या है, फर्स्ट टर्म को हमेशा ए बोलते हैं और लास्ट टर्म को हम एल बोल सकते हैं, तो ए प्लस एल अपॉन में 2, ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से भी हमें एवरेज मिल जाएगा। तो ये जो हमने देखा था, यहाँ से आपने 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड करी। पहली ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि अगर हम मिडल टर्म को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हमें हमारा एवरेज मिल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यही है कि जो भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। आप कोई भी कंसेक्यूटिव उठा सकते हैं, जैसे 4 और 5 है, इन्हें उठा सकते हैं एक साथ है। ऐसी 2 और 3 है, इनके बीच का डिफरेंस भी ऐसा ही होगा। 1 और 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी सेम ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे केस में मिडल टर्म अगर आप पहचान पा रहे हैं तो वो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। इन केस अगर एक से ज़्यादा मिडल टर्म है तो दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आपका मिडल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। तो मूव करते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसी चीज़ पे बेस। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हमें यहाँ पे कहा गया है, हमें क्या है, एवरेज फाइंड करना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो अगर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो आप जानते हैं 1 फर्स्ट 5 बोला गया, तो 1 2 3 4 और 5। अच्छा, नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हैं कि कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेके आप जहाँ तक भी काउंटिंग लिख सकते हैं, दैट इज़ इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंसीडर करते हैं। तो हमें फर्स्ट 5 बोला गया था, हमने फर्स्ट 5 ले लिया। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ का क्या फाइंड करना है, एवरेज। अभी हमने बताया, जो हमने इससे पहले वाले पेज पे बात समझी है कि यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अगर जो भी आपको सीरीज़ दी गई है नंबर की, उनके बीच में डिफरेंस सेम है, यानी कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठाएंगे और उनका डिफरेंस सेम है, तो यहाँ भी अगर हम 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी 1 आता है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो भी आप 1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। दैट मीन्स यस, तो इनका डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर इनका डिफरेंस है तो अभी हमने देखा कि अगर आप मिडल टर्म को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो हमने ये 2 छोड़ दी और ये 2, तो बीच में हमें क्या मिल गया, 3, और यही हमारा क्या हो गया, मिडल टर्म हो गया। और यही मिडल टर्म हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज। तो हमारा एवरेज भी क्या है, 3 हो गया। ये तो था पहला मेथड। दूसरा मेथड हमने और क्या देखा था, और तो दूसरे मेथड में हमने देखा था कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आपका एवरेज। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 5। तो 5 + 1 6, 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो भी आपको कितना मिल गया, 3। तो आप देखेंगे दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हैं, आराम से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको फिर से गिवन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्या पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप काउंटिंग लिखेंगे 1 2, और हमें पता है लास्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगी, 10। टाइम बचाना है तो आप पूरी काउंटिंग नहीं लिखेंगे तो भी आप क्या है,
आराम से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमने देखा दोनों मेथड से इसे करके देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था कि मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई करें। तो मिडिल टर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो आपको सीरीज लिखनी पड़ जाएगी 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिडिल टर्म में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5 और 6, ठीक है। 4 यहाँ पे छोड़ दिया, 4 यहाँ पर, तो ये हम अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.5। ये तो था मिडिल टर्म मेथड से आपने निकाल लिया। अगर आप सेकंड मेथड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो पहला टर्म हमारे पास 1 है, लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी आ जाएगा 11.2, 11/2। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आ गया 5.5। तो आई होप कि आपको दोनों ही तरीके समझ में आए कि आप कैसे यहाँ पे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंस सेम है तो दोनों मेथड क्या है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप ईजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन है, सेम इन्हीं रूल्स इन्हीं चीज़ों पे बेस है जो अभी आपने समझा, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सीसेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है द एवरेज ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ x। हमें नहीं पता वो 5 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से है, पर हमें बताया गया है कि कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका एवरेज कितना है, x हमें गिवन है। इफ़ द नेक्स्ट नंबर इज़ ऑल्सो एडेड, और उन 5 कंसेक्यूटिव नंबर के बाद अगला नंबर आप उसमें और ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, y। तो हमसे पूछा गया है y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आप x लेके करेंगे तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कई बच्चे a+1 a+-1 लेके चलते हैं, तो वो एक तरीके से क्वेश्चन को लेंदी बना देता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसका आसान तरीका क्या है, आपने अभी जो मेथड सीखे ये मेथड भी क्या है, काफ़ी ईजिली आपको सॉल्यूशन तक पहुँचा देंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या कहा गया है, कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर हम ले सकते हैं, नेचुरल नंबर हमें चाहिए, तो हम सबसे बेसिक वाले को ही क्यों ना उठा लें। सबसे बेसिक वाले में आप देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हो गए 5 कंसेक्यूटिव नंबर। और अभी हमने देखा अगर 5 कंसेक्यूटिव आप ले रहे हैं और इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो अभी हमने देखा कि जो मिडल वाला नंबर होता है यही हमारा क्या होता है, मीन होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हमें यही तो बोला गया है कि नेचुरल नंबर जो भी आप लेंगे 5 कंसेक्यूटिव उनका जो एवरेज है वो x है। तो इसका एवरेज तो 3 है, दैट मीन्स x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने बोला कि अगला नंबर आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर हम अगला नंबर यहाँ पे इंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, एक नंबर और ऐड कर लेते हैं 6। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मीन आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ मीन क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके भी निकाल सकते हैं या आप मिडिल टर्म को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका मिड टर्म देखेंगे तो 3 और 4 होगा, इन्हें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू। तो कितनी आ जाएगी, ये 3.5। हमसे क्या पूछा गया है, y माइनस एक्स पूछा गया, हमें y भी मिल चुका है और x भी मिल चुका है। तो y माइनस एक्स अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 3.5 है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, आप इसे लेस कर देंगे तो आ जाएगा 0.5। तो ये क्या हो गया, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन हो गया और आप देखेंगे कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से इन मेथड्स को यूज़ करना है ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं आगे। अब यहाँ आप देखेंगे गिवन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहा था कि आपको कंसेक्यूटिव क्या है, नेचुरल नंबर आप ले लें जिनके बीच का डिफरेंस सेम ही था। यहाँ पर भी हमें क्या कहा गया है, नेचुरल नंबर तो कहा गया है लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर कहा गया। अगर आप ऑड नंबर को लेते हैं, लेट सपोज आप शुरू करेंगे ऑड नंबर से, तो क्या कहाँ से हो जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, 10 कंसेक्यूटिव। तो आपको इस तरीके से पूरी रेंज ही लिखनी पड़ जाएगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे, अब आप देखेंगे यहाँ से जो नंबर आएगा, हम जानते हैं कि अगला नंबर यहाँ से जो भी आप लेंगे वो क्या आएगा, 7 आएगा। पर लेट सपोज कि आपको ये नंबर पता ही ना हो तो आपको फाइंड करना है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप इसी AP की या फिर बोल सकते हैं ये जो आपको नंबर ऑफ सीरीज़ ये जो सीरीज़ दी गई है नंबर्स की, इन्हीं का ही हम कोई जनरल इक्वेशन क्यों ना बना लें।
दैट मीन्स जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो इनका डिफरेंस कितना है 2 है, इनका डिफरेंस कितना है 2 है, तो ऐसे ही सारे का सबका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं ऑड ले लेंगे या आप इवन ले लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसे लिखते हैं 2n, ये तो हमें n क्योंकि nth टर्म आप जिस भी टर्म तक जाएंगे उसके लिए, इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं क्या -1, ये जो हमने आगे नंबर लिया है ना इसी में से एक कम करके यहाँ पे आपको लिखना है। तो 2 में से एक कम किया तो वो कितना आ गया 1। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ना तो आप इसका कोई भी टर्म निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमने फर्स्ट से ही शुरू किया तो ये आपके लिए आसान है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ से अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि अगला नंबर क्या होगा, वैसे हमें पता है कि अगला नंबर 7 है, पर एक बार यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या सच में 7 आता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें कौन सा टर्म चाहिए, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे n की जगह पे आपको 4 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 4 और -1, तो इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 - 1 7। तो यहाँ से क्या है, आपको सोच के इतना लंबा पूरा सीरीज़ नहीं बनाना पड़ेगा। आपके पास पहला नंबर है, आप बस लास्ट नंबर को फाइंड कर लीजिए इसी तरीके से, और दोनों को प्लस करके आप इजीली एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर है और मुझे पता है 10 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, तो मुझे कौन सा नंबर चाहिए, 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आता है। तो 10th प्लेस पे निकालने के लिए मैं सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ। n की जगह पे क्या रखा, 10 -1, तो यहाँ से आप माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, और एक माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 19। दैट मीन्स लास्ट नंबर जो हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा 19। पहला फर्स्ट 3, 5 फिर 7 और ऐसे जाते जाते हमें क्या मिल जाएगा 19। ये तो हमारे पास क्या आ गया, हमें ये पता चला कि लास्ट नंबर क्या है। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का तरीका हमें पता है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट a और लास्ट नंबर l और डिवाइड बाय 2। तो a हमारे पास कितना है 1 है, तो रखेंगे 1 प्लस में लास्ट नंबर हमने अभी फाइंड किया 19 है, 19 और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 10। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज कितना आ गया 10। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश है कि आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें और इससे क्वेश्चन को ज़रूर इसको अपनी आदत में डालें, क्योंकि ये काफ़ी ईजिली है और आप देखेंगे हर जगह पर ये तरीका आप ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टाइम भी बचाएगा आपका और जल्दी चीज़ों को सॉल्व भी करेगा विदाउट कॉम्प्लिकेटेड किए बिना। सो आई होप कि ये क्लैरिफाई हो गया। तो हमने सबसे पहले जैसे आपने यहाँ से ये इक्वेशन बनाई 2n - 1 की, आप ये किसी भी टर्म की इक्वेशन बना सकते हैं। लेट सपोज यहाँ की जगह अगर हम कुछ और नंबर ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया 1 है, 3 है, एक सेकेंड, अगर आप इसकी जगह पे कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने अगर 1 ले लिया, 4 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए, तो यहाँ से भी अगर आप इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना है 3 है, इसका डिफरेंस कितना है 3 है। तो अभी हमने बोला कि जो भी डिफरेंस है उसके साथ हम n लिखेंगे और 3 में से ही एक को कम कर दो, तो 3 में से एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब आप ये एक जनरल इक्वेशन मिल गई हमें इस इक्वेशन के लिए। अब आप n की वैल्यू जो भी यहाँ पे पुट करते जाएंगे ना, आपको उस टर्म पे क्या नंबर आएगा वो इजीली पता चलता जाएगा। लेट सपोज इसके बाद वाला अगला नंबर हम पता करते हैं, तो अगला नंबर क्या है 4th, तो 4th नंबर हमें फाइंड करना है। तो आप n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 -2, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया 10। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 का गैप है, 7 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या है इजीली पता चल गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, जिस भी टर्म को आप फाइंड करना चाहें वो इस तरीके से कर सकते हो, और आप देखेंगे कि ये जनरल इक्वेशन आप सबकी बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। एक सेकेंड, इसको साफ रब करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या आ गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अभी जो मेथड हमने सीखा ये आपको याद रखना है कि ये इवन के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये इक्वेशन आप सिर्फ ऑड नंबर की बना पाएंगे, इवन नंबर की नहीं बना पाएंगे। अगर इवन नंबर में बनाएंगे तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इवन नंबर के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें कहा गया फर्स्ट 10
कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो अगर लिखते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8, इस तरीके से क्या है नंबर आपके पास मूव करता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस में यहाँ 3 बचेगा। ऐसे करते 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 आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 कंसेक्यूटिव नंबर थे तो लास्ट में 10 आ गया। आप यहाँ से देखिए फर्स्ट से लेके 10 तक आपके पास क्या है, ये ऑड नंबर हो गए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इनका सम निकालेंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या, इनका सम ही तो चाहिए, तो सम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमें पता है कि 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर हैं, उनका अगर आपको सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला शायद आप पहले से जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो क्या होता है, n+1 अपॉन में 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं इसका सम। कैसे, यहाँ पर हमें 10th टर्म तक की निकालनी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास बाहर है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और 10+1 11 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सम आ गया। ठीक है, और हमें पता है हमें अगर सम मिल गया तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू में सम अपॉन में नंबर n, यानी कि जितने नंबर्स को आपने ऐड किया। तो ओवरऑल ये कितने नंबर थे, 10 कंसेक्यूटिव नंबर थे, तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप पुट करते हैं तो एवरेज फाइंड करने के लिए सम हमारे पास 110 है और n हमारे पास कितना है, 10 है। आप इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 11। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया, और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप यहाँ से मिडल टर्म को यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मिल चुका है 2, 4, 6, 8, इसके आगे आप जाएंगे तो यहाँ आएगा 10, फिर 12, फिर इसी तरह 14, फिर इसी तरह 16, फिर इसी तरह 18, फिर यहाँ पर आएगा 20। आप अगर यहाँ से मिडल टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे तो मिडल टर्म हमारे पास 4 यहाँ पर हमने छोड़ दिया, यहाँ से भी 4 नंबर को आप छोड़ सकते हैं। तो 10 + 12 इनको आप प्लस करेंगे तो 10 + 12 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट हमने सबसे पहले सीखा, ये मेथड ऐसा है जो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, कि आप डिफरेंस अगर सेम है तो आप मिड के टर्म को आइडेंटिफाई कर लीजिए, वहीं से आपको एवरेज मिल जाएगा। या फिर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को भी क्या कर सकते हैं, प्लस करके ईजिली फाइंड कर सकते हैं एवरेज। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। इसका आंसर कितना है, 11। चाहे आप इस मेथड से ट्राई कर लीजिए या आप इस मेथड से ट्राई कर लीजिए। अच्छा, इस मेथड में हमने कुछ बातें देखी यहाँ पे, जैसे सम का, तो इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि सम हम फाइंड कैसे करते हैं। एक सेकेंड, एक पेज लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या, हमने अभी देखा कि आप कभी भी सम निकालते हैं ना, फर्स्ट 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इस तरीके से आप nth टर्म तक जाते हैं। तो इसका सम निकालने का आसान तरीका क्या है कि n+1 अपॉन में 2, इससे आप क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा टर्म है, उसका सम हमें मिलता है। यहाँ से याद रखना है कि ये हमें सिर्फ सम बताने के लिए, ये हमें सिर्फ सम देगा। अगर आपको टोटल इस पूरी सीरीज़ का सम चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कई बार स्क्वायर का फॉर्मेशन में मिल जाता है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस में 3 का स्क्वायर है। इस तरीके से आपको n स्क्वायर तक का अगर दिया जाता है तो इस केस में क्या हो जाता है, n+1 2n+1 अपॉन में 2 अपॉन में 6। तो ये आपके पास है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा इसे ही यूज़ करना है, ये सिर्फ मैंने बता दिया, पर ये आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ इस पे ही फोकस करें। ठीक है, वैसे आपके लिए आसान तरीका यही था कि आप पहले वाले ही चीज़ को क्या है, मिडल टर्म को ही अच्छे से आइडेंटिफाई करें और वहीं से क्या है सॉल्यूशन तक पहुँचे। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी था। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर आया होगा, ये था इसका बेसिक। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप एक बार दोबारा ज़रूर वीडियो को देखें। मूव करते हैं, अब जो हम करेंगे
क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देखेंगे आप, ये सीसेट एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे CAPF एग्जाम में 2007 में रिपीट भी किया गया है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया द एवरेज मार्क्स इज 40 ऑफ 13 क्वेश्चन पेपर। तो हमें बताया है 13 क्वेश्चन पेपर है जिनका हमें एवरेज मार्क्स बताया गया है कितना है, 40 है। फिर कहा गया द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 क्वेश्चन पेपर इज 42, और पहले जो 7 क्वेश्चन पेपर थे उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 42, और लास्ट के 7 क्वेश्चन पेपर का मार्क्स कितना है, 35। व्हाट इज़ द मार्क्स ऑफ 7th क्वेश्चन पेपर। तो हमसे पूछा गया 7th क्वेश्चन पेपर के मार्क्स कितने थे ये बताओ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमें पता है कि एवरेज जो हमें गिवन है 13 का क्वेश्चन पेपर का, वो हमें कितना गिवन है, 40। एज इट इज सेम ही हमें एवरेज आप देखेंगे फर्स्ट 7 का कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 42, और एवरेज हमें गिवन है लास्ट 7 का, ये कितना गिवन है, 35। अब अगर देखिए तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं आप यहाँ से इजीली। कैसे सम फाइंड करने का तरीका क्या था, हमने देखा था एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सम अपॉन में जो भी हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन को आपने डिवाइड किया है उतनी ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, नीचे से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है, 13, फिर यहाँ पर भी कितना है, 7 है, और यहाँ पर भी 7 है। तो यहाँ हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास एवरेज है 40 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में आप रखेंगे यहाँ पर हमारे पास सम चाहिए, तो हमें सम नहीं पता। तो लेट सपोज यहाँ मान लेते हैं P1 से लेके हमारे पास पेपर 1 से लेके पेपर 13 तक का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, ओवरऑल 13 है, तो ये 13 आप यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को। तो यहाँ पर हमारे पास P1 से लेके P13 तक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी 5, ये हो जाएगा 520। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि P1 से लेके पेपर 13 तक का जो हमारे पास सम आएगा वो कितना है, 520 है। ठीक है, एज इट इज़ आप इसका भी सम निकाल सकते हैं। कैसे, इसको बस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजली फाइंड कर लेंगे। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 294। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 7 का आप टोटलिंग करेंगे तो कितना आएगा, 297, और लास्ट 7 तो इसका भी 7 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमें इसका भी टोटल मिल जाएगा कितना, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 7 5 जा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 245। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, तीनों नंबर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P1 से P13 तक, P1 से लेके अगर आप चलेंगे, लेट सपोज यहाँ पर आता है P7, और फिर अगर यहाँ से आगे और आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P8 से हमारा नंबर फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, P7 से लेके ही P13 तक का। तो इन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल 1 से लेके 13 तक का ही तो टोटलिंग हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, P1 से लेके 7 तक का सम कितना है, 294। एज इट इज़ P7 से लेके P35 तक का कितना है, 245, और इसका सम कितना आना चाहिए, 520, क्योंकि ओवरऑल सबका सम कितना है, 520 है। पर आप देखेंगे यहाँ पे P7 डबल बार आ गया है। P7 डबल बार क्यों आ गया, क्योंकि आपने पहला वाला जो नंबर लिया यहाँ पर भी 7 इंक्लूडेड था, इस वाले में भी 7 इंक्लूडेड था। दैट मीन्स यहाँ पे 7 दो बार काउंट हो गया। और अगर आप 520 में से इनका सम माइनस करेंगे तो आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा होगा वो कौन सा होगा, P7 ही होगा, क्योंकि इसी की डबल बार काउंटिंग हो रखी है। तो इसमें से अगर हम लेस करते हैं 520 में से, तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 9 और एक 10, 13 का 3 हासिल लग गया, 1 5 और एक 3, तो ये हमारे पास आ गया 539। आप इसको 520 में से लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19, और ये जो हमारे पास 19 आया ये क्या है, हमारे पास रिमेनिंग जो 7th टर्म है, यानी कि 7th जो पेपर है उसके जो मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हैं, 19। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरे समझाने की वजह से हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कितना लेंदी हो गया, बट आप इसे खुद अटेम्प्ट करेंगे तो ये इतना लेंदी नहीं था। जैसे हमें पता है
कि एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं फर्स्ट 13 नंबर का, तो हमें पता है कि 40 गिवन है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, आपको डायरेक्ट इसका एवरेज मिल जाएगा कितना 520। सेम ऐसे ही हमें फर्स्ट 7 का पता है, तो फर्स्ट 7 को आप निकालेंगे, तो यहाँ पर एक सेकेंड लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट 7 का है ये, तो यहाँ लिखते हैं अगर फर्स्ट 7 का हो जाएगा तो ये भी हमें गिवन था, कितना गिवन था, ये हमें गिवन था 42, तो यहाँ आप लिखेंगे 42 इंटू में कितना 7 था, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 294। एज इट इज़ आपको लास्ट एक्स बार निकालना है, एक्स बार मतलब एवरेज, तो यहाँ पे लास्ट 7 का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें गिवन था 35 से आप 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया था 245। इन दोनों का सम हमें पता है कितना आ रहा है 539, जबकि आना कितना चाहिए था 520, तो इनके बीच में गैप कितना है 19, और ये जो गैप है यही हमारा क्या हो जाएगा 17th का, क्योंकि डबल बार काउंटिंग आप यहाँ देखेंगे 7 की हो गई है, आप फर्स्ट से लेके 13 तक जाएंगे तो भी 7 आ गया, और 7 से लेके फिर आप 13 पे जा रहे हैं तो वहाँ पर डबल काउंटिंग हो गई थी, और जो एक्स्ट्रा गैप जनरेट हो रहा है दोनों के बीच में वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है, ये 7 का ही हो गया, दैट मीन्स 19 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे समझाना है तो यस आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, बट ऐसा नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्या है आप देखेंगे 2011 में PYQ है, CSET में आया पूछा गया क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है आ स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव ऑन एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट। तो शुरू के 3 टेस्ट, फर्स्ट 3 टेस्ट में जो इसको मार्क्स मिले एवरेज वो कितना है, n है। इफ़ ही सक्सीडेड हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 ऑन द 4th टेस्ट, और कहा जा रहा है जब इसने अगला 4th टेस्ट दिया तो इसका जो एवरेज था वो 20 पॉइंट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। देन व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द 4th टेस्ट। तो हमें बताना है कि जो इसका चारों टेस्ट है, चारों को अगर मिला के बात करें तो कितना आएगा इसका एवरेज, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर दैट मीन्स कि आप कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट 3 टेस्ट के बारे में हमें बताया गया है कि कितना आ रहा है, n आ रहा है। तो मान लेते हैं कि T1 प्लस में T2 प्लस में T3, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, ओवरऑल कितने टेस्ट हुए, 3 टेस्ट, और इनका एवरेज हमें कितना बताया गया है, n बताया गया। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो T1 प्लस में T2 प्लस में T3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 3n। तो ये तो 3 टेस्ट का हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, चारों टेस्ट का पूछा गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे 4 टेस्ट का बताया गया है कि जो चौथा टेस्ट है उसमें 20 मार्क्स इसके ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यानी कि पहले जो 3 में आए थे उससे 20 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो अगर आप 4 का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में T4, 4 टेस्ट हो गए। ओवरऑल कितने टेस्ट है, 4, तो यहाँ से 4 पे डिवाइड करेंगे। n की वैल्यू क्या हमारे पास है, यहाँ हमारे पास कोई भी n की वैल्यू नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, x बार ही तो फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें T1 से लेके T3 की वैल्यू पता है। कैसे पता है, अभी हमने कैलकुलेट की, T1 से लेके T3 तक की वैल्यू कितनी है, 3n है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3n, इन तीनों की जगह पर हमने ये पुट कर दिया, बचा क्या T4, और यहाँ T4 के बारे में हमें बताया गया है कि T4 में क्या है, जितना n में आया था उससे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है, यही तो कहा गया है यहाँ पर। तो हमारे पास T4 की भी वैल्यू है, कितनी है, n प्लस 20, तो यहाँ लिख सकते हैं n प्लस 20 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 4। आप इसे प्लस करके ईजिली यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो इसे अगर आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इसे आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस में 20 अपॉन में क्या है 4 है। इस 4 को आप इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 4n है प्लस में 20 है, तो यहाँ पर भी हमने 4 दे दिया, यहाँ पर भी 4 दे दिया। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होके सिर्फ n बचेगा प्लस में। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ गया n प्लस 5। तो जो 4 टेस्ट थे यानी कि x बार आप चारों टेस्ट का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 5, यानी कि जो हमारे पास n था उसी में हमें क्या करना है 5 ऐड करना है, ठीक है।
तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आना है तो इसका आसान तरीका और भी है। क्या आप देखेंगे, कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, कुछ हमें आपको सीरीज़ दी गई है, लेट सपोज 1 से लेके कोई भी सीरीज़ दी गई है x1 प्लस में x2 कुछ भी करके, और सारी ही सीरीज़ में जितने भी हमारे पास यहाँ नंबर थे, अगर सब में मान लीजिए +1, इसमें भी +1, ऐसे ही x की टर्म जो n थी यहाँ पर भी क्या है xn + 1 किया गया है। कहा गया है कि सब में 1 प्लस किया गया है, और इसका सम हमारे पास कहा गया कि इसका मीन जो है x बार आ रहा है। दैट मीन्स तो पूछा जाएगा कि x बार में कितना चेंज आएगा, दैट मीन्स एवरेज कितना बढ़ जाएगा। अगर आप हर टर्म को, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, हर ऑब्जर्वेशन में +1 कर दे रहे हैं, तो बताइए मीन में कितना चेंज आएगा। तो मीन में भी सेम उतना ही चेंज आता है जितना आपने यहाँ पर चेंज किया है, उसको बस इक्वल बांटना था। सब में 1 बढ़ा है, दैट मीन्स हमारा जो x बार है यानी कि एवरेज भी जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर लेट सपोज यहाँ पे -1 और ऐसे ही -1 किया गया होता, तो जो भी आपका एवरेज गिवन था उसमें से आप -1 कर देंगे तो आपको रियल एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज़ मल्टीप्लाई के केस में, सबको अगर मल्टीप्लाई 2 किया गया है तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा। डिवीजन के केस में भी सेम हो जाएगा, आप डिवाइड कर देंगे 2 से तो भी आपका एवरेज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हुई होंगी। अगर ये बात क्लियर हुई तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो हमें ये तो पता है कि फर्स्ट 3 जो पेपर हैं हमारे पास, शुरू के 3 पेपर जो हुए x बार 3, इसकी वैल्यू हमें गिवन है n, और x बार 4 सिर्फ एक यही तो एक्स्ट्रा आया, और यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया हमें कि n + 4 20 मार्क्स आए। दैट मीन्स देखिए यहाँ भी n बराबर है, यहाँ भी n बराबर है, जो भी एवरेज में चेंज आएगा वो सिर्फ इस 20 की वजह से आएगा। ये 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए, यही 20 अगर हम सारे स्टूडेंट्स को बराबर बराबर बांट दें तो फिर सारा गैप तो बराबर ही हो जाएगा। ओवरऑल 20 का गैप था, और ओवरऑल कितने पेपर हुए या कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पेपर की बात करें तो 4 टेस्ट हुए, तो 4 टेस्ट में आप इक्वल बांट देंगे 5, यानी कि चारों ही पेपर को कितने कितने मिल जाएंगे, +5 +5 +5 और फिर +5। तो आप देखिए क्या कोई डिफरेंस आया। हमारे पास ओवरऑल 4 ही ऑब्जर्वेशन है और सबके पास तो +5 +5 +5 किया आपने सेम यहाँ की तरह। दैट मीन्स आपका जो एवरेज है वो भी कितना बढ़ जाएगा, 5 नंबर से बढ़ जाएगा, और एवरेज हमें बताया गया था कि n था, दैट मीन्स 5 और बढ़ गया तो n + 5 हो गया। आप यहाँ से भी क्या कर सकते थे, इसको रिलेट करके आसानी से बता सकते थे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो आपसे चाहती क्या है कि आप इसी तरीके की रीजनिंग के बेस पे चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो भी सिर्फ यही चेक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी मैथ्स की नॉलेज चेक करनी है। अगर उन्हें मैथ्स की नॉलेज चेक करनी होती तो वो एक कंपलसरी मैथ्स का ही पेपर ले लेते। ठीक है, तो उन्हें बेसिकली यही देखना है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सोच पाते हैं, कितना रीजनिंग लगा पाते हैं क्वेश्चंस में, कितनी अच्छे से उसको सिंप्लीफाई कर पाते हैं या अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन को भी अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो वहाँ से ही आपको काफ़ी बातें अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको फॉर्मूला बेस सीखनी है या रटनी है, ऐसा नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ 5 मेंबर इन अ फैमिली इज़ 10,000। तो हमें बताया गया है 5 मेंबर की एक फैमिली है जिनका मंथली एवरेज हमें गिवन है कितना है, 10,000 है। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली इफ़ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज बाय 1,20,000 पर ईयर। कहा गया है कि बताना है कि मंथली इनकम पर्सन की कितनी रह जाएगी, एक पर्सन की, अगर इसी फैमिली में एक फैमिली मेम्बर की जो इनकम है वो एक साल में 1,20,000 बढ़ जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एवरेज बताया गया है कितना है, 10,000 है। कितना है, 5 मेंबर्स की एक फैमिली का। तो यहाँ पर जो हमें एवरेज गिवन है वो है 10,000। कितने का, तो 5 लोग हैं। तो मान लेते हैं कि पहले की इनकम प्लस में सेकंड प्लस में थर्ड प्लस में फोर्थ प्लस में 5, तो इनकम ऑफ 5 मेंबर अपॉन में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो आप इसका सम टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर आप इसका टोटल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50,000।
तो ओवरऑल इनका सम कितना हो गया 50,000 I1 से लेके I5 तक की, 1 से लेके 5 तक की अगर आप सबकी इनकम ऐड करते हो तो ये इतना हो जाएगा। और ये कैसा है, मंथली है, जबकि ये जो हमें गिवन है 1,20,000, तो ये कितना हो जाएगा, ईयरली बेस पे गिवन है, तो इसे मंथली निकालेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। दैट मीन्स एक मंथ में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो 10,000 का आ रहा है। तो इसी में ही आप देखेंगे 10,000 अगर यहाँ प्लस कर दें हम, तो ये मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, कितना इंक्रीमेंट आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे 10,000 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल जो सम हमारे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 60,000। और ये 60,000 क्या मेंबर बदले हैं, नहीं, मेंबर बढ़े हैं नहीं, ना तो कम हुए ना तो बढ़े हैं, मेंबर तो सेम ही है, बस इनकम में इंक्रीमेंट आया, तो मेंबर अभी भी 5 है। आप इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12,000। तो जो मंथली इनकम है एक पर्सन की कितनी आ जाएगी 12,000। या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते थे 12,000, ये 10,000 है, 5 लोगों में इक्वल बांट देते इसको, तो आप देखेंगे 2,000 सब में बढ़ जाएगा। 10,000 तो पहले ही थी, 2 सब में प्लस में 2,000 सब में और कर देंगे आप, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मैंने कहा था अगर एक एक ऑब्जर्वेशन में जितना जितना इंक्रीमेंट आ रहा है, सेम नंबर का इंक्रीमेंट है, तो एवरेज भी उतने ही नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। सब में 2,000 प्लस करेंगे, दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 2,000 से, तो ये कितना आ गया 12,000। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, सपोज एवरेज वेट ऑफ अ 9 पर्सन इज़ 50 kg। बोला गया है 9 लोगों की जो वेट है उनका कितना है 50 kg है, एवरेज बताया गया है ये। द एवरेज वेट ऑफ अ फर्स्ट 5 पर्सन इज़ 45। तो अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था PYQ का जो 2002 में पूछा गया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये, कि स्टार्टिंग के 5 पर्सन का जो एवरेज आ रहा है वो 5 है, वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 पर्सन का कितना आ रहा है 55 kg। देन द वेट ऑफ अ फिफ्थ, तो फिफ्थ पर्सन का वेट हमसे पूछा गया। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें एवरेज गिवन है 9 पर्सन का, कितना गिवन है 50 kg। ठीक है, तो यहाँ से आप सम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। 50 है, इनटू में 9 कर देंगे। कैसे मैंने ये बोला, मैंने ये इसलिए बोला, एवरेज है, हमें पता है, सम अपॉन में हम क्या करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने लोग हैं 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे। सम कितना है, क्या हमारे पास सम है, नहीं है, लेकिन हमारे पास एवरेज है, तो यहाँ 50 हो जाएगा। लेट सपोज सम की जगह पे ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे 9 हो जाएगा। ये 9 आप यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर भी हमें क्या है 9 लोगों की इनकम का वेट का हमें सम मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 450। ऐसे ही हमें बोला गया है फर्स्ट 5 पर्सन, तो पहले 5 लोगों का निकालेंगे एवरेज, फर्स्ट 5 लोगों का। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, कितना गिवन है 45, और 5 ही लोग हैं तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 का 5, कैरी 2 चला गया, 5 4 जा 20 और 22, 2 2 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एवरेज निकाल सकते हैं लास्ट 5 का। तो लास्ट 5 का एवरेज निकालेंगे तो कितना है हमारे पास 55, तो यहाँ पर आ गया 55। कितने लोगों का हमने ये फाइंड किया 5 का, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका भी क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। इसका सम कितना आ जाएगा 25 का 5 275। और हमें पता है इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ये हमेशा ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 5 डबल बार काउंट हो चुका है, होना एक ही बार चाहिए था, लेकिन 5 की काउंटिंग तो 2 बार हो चुकी है। अगर हम इसे प्लस करें तो इसका सम कितना आएगा 0 1 7 3 0 1, तो ये आ जाएगा 500। और जो गैप आ रहा है आप देखेंगे 450 आना चाहिए था, लेकिन 500 आ रहा है। गैप कितने का आ रहा है 50 का। ये 50 का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 जो है 5th पर्सन जो है यहाँ पे डबल बार उसकी काउंटिंग हो गई है। तो यानी कि जो भी ये 5वां पर्सन था जिसकी काउंटिंग डबल बार हुई, इसका वेट कितना है 50। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। अगर नहीं क्लैरिफाई हुआ तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया जो 2002 में पूछा गया था, आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे ना, आप सेम यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर दी गई, जैसे कि डिजिट्स चेंज कर दिए गए, और यहाँ पे वहाँ पे 13 लोग थे,
यहाँ पे 9 पर्सन्स है, ठीक है। 13 टेस्ट थे वहाँ पर और यहाँ पे 9 पर्सन्स है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप देखेंगे एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। क्वेश्चन में कहा गया है द एवरेज रेनफॉल इन आ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days वॉज रिकॉर्डेड टू बी 0.4 इंच। कहा गया है कि एक शहर में जो पहले के 4 दिन बारिश का रिकॉर्ड रहा वो कितना रहा, 0.40 इंच बारिश हुई। नेक्स्ट, द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वॉज इन द रेशो ऑफ 4x एंड 3x। लास्ट के 2 days जो बचे हमारे पास, तो 4 और 2 days 6 days के बारे में यहाँ बताया गया है। तो अगर हम माने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6, तो ये 6 दिन है हमारे पास। बताया गया पहले के 4 दिन जो बारिश थी वो कितनी थी, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे एक दिन में बारिश 0.40 हुई है, तो चारों दिनों में भी सेम ही हुई है। तो इसे आप चाहे 4 बार प्लस कर दीजिए या सीधा हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें चारों दिन का सम मिल जाएगा। 4th और 5th डे के बारे में हमें रेशो दे दिया गया, तो 4th डे में कितना हुआ था 4, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि 4x हुआ होगा और यहाँ पे कितना हुआ होगा 3x, क्योंकि ये तो हमें रेशो गिवन था ना, इसके साथ कुछ तो मल्टीपल में रहा ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं कि 4x होगा और यहाँ पे 3x होगा, 4x प्लस में 3x। तो ये हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन आ गई। और कितने दिन थे ये टोटल मिला के, 6 दिन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। इसका हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो कैलकुलेट करते हैं और हमें यहाँ नहीं दिया गया है, तो 5th डे का हम द एवरेज ऑफ अ 6 days, और एवरेज हमें बताया गया है कितना है 0.50। तो ये हमें एवरेज भी दे दिया गया है। आप इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.0 आ जाएगा। इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 1.6। प्लस में इसे अगर हम प्लस करते ये हो जाएगा 7x, 4 और 3 7 हो गया। इसे यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1.6 को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 1.4। इक्वल्स टू में ये कितना है 7x है, x को यहीं छोड़ देते हैं, 7 यहाँ लेके जाएंगे तो इससे डिवाइड करेंगे 1.4 को 7 से, तो इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.2। और हमसे पूछा क्या गया था व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। 5th डे का रेनफॉल, तो 5th डे पे अगर आप देखेंगे तो कितना हुआ था 4x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ आप पुट कर देंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 × में x की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 0.2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंच। तो हम यही मानेंगे कि उस दिन जो बारिश हुई थी वो कितनी हुई थी 0.8, 0 भी होगा इसके साथ पर 0.8 इंच। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर 13 2-digit कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके, तो हमें बताया गया है 2 डिजिट वाले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और कितने नंबर्स है 13। इफ 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर, और बताया गया है कि शुरू के जो 5 नंबर थे उनका मीन हमें दे दिया गया है कितना 39। देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर, तो कहा गया है कि सारे जो ओवरऑल 13 नंबर है उनका मीन कितना होगा। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेसिक वाला, यहाँ पे यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था यहाँ पर हमने देखा था कि जब बात आती है किसकी, ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर के केस में यहाँ हमने देखा था कि आपने जो भी नंबर यहाँ पर लिखा था तो ये क्या था एपी का फॉर्मेशन था, क्योंकि एपी का डिफरेंस अभी हमने देखा था। एपी का मतलब क्या था कि ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज़ के 2 कंसेक्यूटिव नंबर को आप माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हमने क्या मानते हैं एपी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑड नंबर के केस में हमने सेम चीज़ देखी थी कि यहाँ पे आपको जो भी अगर
गैप सेम है, जितनी भी आपको जो भी नंबर गिवन है, जो भी सीरीज़ आपको गिवन है, अगर उनका गैप सेम है तो जो अगर आप वहाँ पे मिडल टर्म को पहचान लेते हैं तो वही हमारे लिए क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें कहा गया 39, पहले 5 जो ऑड नंबर है 2 कंसेक्यूटिव में वो कितने हैं, तो उसका मीन हमें दे दिया गया 39। तो लेट सपोज कि हमने ये लिख लिया 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर होंगे और पांचों ऑड हैं, और हम जानते हैं ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर जब सबके बीच का गैप सेम है, पहली चीज़ कि यहाँ सबके बीच का गैप सेम है, ठीक है। और अगर गैप सेम है तो हमें पता है कि जो मिड वाला टर्म होता है वही क्या होता है, मीन होता है, और यहाँ मीन कितना है, 39 है। दैट मीन्स क्या मैं कह सकती हूँ कि ये बीच वाला टर्म ही तो है, यही हमारे पास क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए, यानी कि एवरेज होना चाहिए। तो एवरेज यहाँ पे 39 आ जाएगा, और इनका जो डी है वो हमें पता ही, यानी कि जो गैप है वो 2 2 का होगा। तो अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आप काउंट करेंगे 41, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 43, इससे ही आगे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 37, इससे आगे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो ये तो हमें सीरीज़ मिल गई इन 5 नंबर्स की, लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि ओवरऑल 13 नंबर है, तो ये तो हमने 5 ही अरेंज किए, आगे और भी हैं। तो हमसे बोला गया कि पूरे 13 नंबर का एवरेज बताइए। तो अगर ये 13 नंबर है तो इनका एवरेज तो हम आराम से बता सकते हैं। कैसे, 13 नंबर है तो इनका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल हम बता सकते हैं जो मिडल वाला टर्म होगा वही होगा। तो मिडल वाला टर्म अगर आप इसमें निकालेंगे तो 6 यहाँ छोड़ दिए और 6 यहाँ, और बीच वाला टर्म कितना हो जाएगा 6 और 6 12, और ये कितना हो जाएगा 13। दैट मीन्स ये मिडल वाला टर्म ही होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 6 नंबर को हम छोड़ देते हैं, 7वां नंबर ही क्या होगा, हमारा मीन होगा। तो 3 नंबर हमें यहाँ मिल गए, 5 नंबर हमें यहाँ मिल गए, यहाँ पे हो जाएगा 45। ये कितने हो गए, 3 और 3 6, इन्हें हमें स्किप करना है। अगला जो नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो 45 में 2 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 47। दैट मीन्स हमारा मीन कितना हो जाएगा 47। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी हमने देखा कि टोटल 13 नंबर है, तो जो मिड वाला नंबर है वही क्या हो जाएगा, हमारे पास मीन आएगा। और शुरू के हमने 6 छोड़ दिए, लास्ट के भी हमने 6 छोड़ दिए, तो बीच में कितना बच रहा है, एक नंबर जो ये बचेगा यही तो 7वां नंबर है, 6 के बाद 7 नंबर यही तो है, ठीक है। तो यही मीन हो जाएगा। तो यहाँ पे 7th प्लेस पे कौन आ रहा है, 47। दैट मीन्स हमारा मीन क्या हो जाएगा 47। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। यहाँ पे हमने यूज़ किया हमने सिर्फ ये मिडल टर्म को यूज़ किया और कुछ नहीं किया। यहाँ हमें बताया गया था कि मिडल टर्म 39 है 5 नंबर्स की, तो मिडल टर्म में 39 आ रहा था और यही हमारा मीन हो रहा था 5 नंबर के हिसाब से। अगर यही हमारा मीन है तो हमने सीरीज़ अपनी आराम से ड्राइव कर ली कि क्या थी हमारी सीरीज़, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि हमसे पूछा गया 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज पूछा गया। तो हमें पता है कि इन 13 नंबर में जो मिड वाला टर्म होगा वही तो इनका एवरेज होगा। तो हमने बस देख लिया कि मिड वाले टर्म की पोजीशन कहाँ आ रही है, तो वो कहाँ पर आ रही है, 7th प्लेस पे आ रही है। 7th प्लेस पे कौन सा नंबर था, कैलकुलेट किया तो 47 आ रहा है। दैट मीन्स मीन कितना हो जाएगा 47। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। ओके, तो बोला गया है एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज़ 50। तो चिल्ड्रन कितने हैं, 2 चिल्ड्रन हैं। बताया गया है दोनों बच्चे और मदर की जो एज का एवरेज है वो कितना आ रहा है, वेट का वो कितना है 50 है। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में ही इसे लिखें तो हमें मदर प्लस में 2 चिल्ड्रन है, तो मान लेते हैं चाइल्ड 1 प्लस में चाइल्ड 2, इनका जो एवरेज है 3 लोग हो गए, तो तीनों का एवरेज हमें कितना बताया गया 50। तो यहाँ रख लेते हैं 50। तो यहाँ आप इनका सम आराम से निकाल सकते हैं। यस, मदर प्लस में चाइल्ड 1 प्लस में चाइल्ड 2 इक्वल्स टू ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 150। ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी एवरेज एज का सम आ गया है। ओवरऑल हमारे पास तीनों की एज का सम आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर। तो यहाँ पे उनके फादर के साथ भी उनकी एज वो बता दिया गया है वेट। तो फादर प्लस में चिल्ड्रन, तो सेम वही दोनों ही चिल्ड्रन यहाँ भी काउंट हो रहे हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड प्लस में सेकेंड चाइल्ड इज इक्वल्स टू
ये भी 3 हो जाएगा, और हमारे पास एवरेज कितना गिवन है 52, तो यहाँ कितना हो जाएगा 52। आप इनका भी सम निकाल सकते हैं। F1 सॉरी फादर, एक सेकेंड, प्लस में फर्स्ट चाइल्ड प्लस में सेकंड चाइल्ड इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 और 3 5 हो जाए 15, 156। तो यहाँ पे हमें इनका सम मिल चुका है। अब क्या कहा गया, फाइंड द वेट ऑफ द फादर इज 60, और यहाँ बताया गया है कि जो फादर हैं उनकी वेट हमें बता दिया गया है कितना है 60 है। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ मदर, तो यहाँ पे फादर की वेट कितनी है 50 है। तो यहाँ से तो हम बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। फादर की एज है 60 प्लस में फर्स्ट चाइल्ड प्लस में सेकंड चाइल्ड, ओवरऑल इनका सम कितना था 156। तो ये 60 यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे तो दोनों चिल्ड्रन के एज का हमें सम मिल जाएगा। यहाँ आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 96। दैट मीन्स दोनों जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो सम है वो कितना आ गया 96। तो ये जो मदर के साथ इनकी जो इक्वेशन बनी थी, दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप प्लस कर देंगे 96 प्लस में ये मदर की एज हमें नहीं पता इक्वल्स टू 150, तो मदर की एज कितनी आ जाएगी 96। यहाँ पे ले जाके आप इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, और ये यहाँ चला गया तो यहाँ पे बचेगा कितना 5। तो ये जो इनकी मदर है उनकी एज कितनी है 54। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा, आसान था क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। तो हमें एवरेज मार्क्स गिवन है कितने स्टूडेंट्स का, 40 स्टूडेंट्स का। 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स हमें 40 गिवन है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट वर इट 53 विच वर मिसरीडेड एज 83। द करेक्टेड मीन मार्क्स आर। तो हमसे पूछा गया करेक्ट मीन बताइए कि कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हमारे पास। पहला क्या, पहला तो हमें पता है कि ओवरऑल 100 हमारे पास क्या है स्टूडेंट है। तो यहाँ अगर आप मीन निकालेंगे तो क्या तरीका हो जाता, सम निकालते यहाँ पे किसका 100 स्टूडेंट्स का, अपॉन में आप क्या रखेंगे जो भी हमारे पास ओवरऑल वो थी जितने भी स्टूडेंट है, तो हमारे पास 100 स्टूडेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज हमें गिवन है 40 इज, यहाँ पे अगर मैं 100 ले आऊँ तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। कितने स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट का आपको सम मिल जाएगा। कितना आ गया, ये 4000 आ गया। ठीक है, ये सम है। अब हमें कहा गया है कि जाहिर सी बात है कि हमने एवरेज निकालने के लिए इसी सम को तो यूज़ किया, इसी सम को तो हमने 100 से डिवाइड किया तभी तो ये आया था। अगर हमारे पास ओवरऑल सम आ चुका है तो हमें कहा गया है कि द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट वॉज 53 विच वॉज मिसरीडेड एज 83। मार्क्स कितना था 53, लेकिन इन्होंने मिसरीड कितना कर लिया 83। तो यहाँ पर जो नंबर प्लस कर दिया गया था वो क्या था, गलती से 83। तो हम 83 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो इसका इफेक्ट इसमें ऐड करने से आया था वो तो नील हो गया, और हमें ऐड कितना करना है 53, उसे हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर आप ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी -30 आएगी, और ये हमारे पास आ गया 4000। 4000 में से 30 माइनस कर देंगे आप, तो ये हमारे पास आ गया 0, और यहाँ आ गया हमारे पास 7, यहाँ आ गया 9, और यहाँ पे आ गया 3। तो ये हमारे पास आ गया। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में क्या कोई चेंज आया, नहीं। पहले भी 100 थे, अभी भी 100 है, तो 100 से ही डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39.7। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि हमें पता है 40 है तो 40 को सेम ही रहने देते हैं, ये सेकंड मेथड है। और जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया, वो इनकी वजह से आया। तो 83 गलती से ऐड हो गया तो इसको माइनस कर देते हैं, और हमें ऐड क्या करना है 53, तो इसे ऐड कर लेते हैं। और यही जो गैप जनरेट होगा, जाहिर सी बात है जितने भी नंबर का ये गैप यहाँ पे आएगा वो तो ओवरऑल सब में इक्वल बट गया। कितने में इक्वल बटा, 100 स्टूडेंट्स ओवरऑल सब में बट गया, तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 100 माइनस, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 40। तो ये माइनस में आ रहा है इसलिए ये माइनस है। अब यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3,
और 40 में से आप 0.3 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.7। तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको सही लगा। यहाँ पे हमने ओवरऑल पूरा एवरेज का सम निकाल के फिर सॉल्व किया, और यहाँ पे हमने सिर्फ उतनी वैल्यू ली जिससे इम्पैक्ट आ रहा था इस एवरेज पे। तो इम्पैक्ट तो सिर्फ इसी नंबर से ही आ रहा था, इन दोनों की वजह से। तो हमने बाकी जो एवरेज था उसको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं दिया। जो इनका डेविएशन था हमें पता था इसमें चाहे प्लस की वैल्यू आए या माइनस की वैल्यू आए, जो भी एवरेज में चेंज आएगा वो सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगा। तो हमने इन दोनों में ही देख लिया, जिनको प्लस करना था जिनको माइनस करना था। जो भी हमारे पास गैप आया यही गैप सब में इक्वल डिवाइड होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही क्या है, सब में इक्वल बांटना। तो ये जो माइनस का 30 है ये सबके पास इक्वल जाता है। किन किन के पास? ओवरऑल 100 स्टूडेंट्स के पास जाता। तो वो कितना इम्पैक्ट जाता है इसका, तो हमने देखा 100 स्टूडेंट्स के पास अगर आप इसे इक्वल बांटेंगे तो 0.3 का डेविएशन दे दीजिएगा ये सबको। तो 0.3 का गैप सब में जनरेट कर देगा, यानी कि कम कर देगा। तो 40 में से 0.3 माइनस कर दिया गया। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B एंड C। इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप A एंड 2 स्टूडेंट from the group B are shifted to the group C, then what happened to the average weight of the students of the class? Okay, हमें बताया गया है कि ये एक क्लास है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ओवरऑल एक क्लास है। इसी क्लास में 3 ग्रुप्स हैं। तो मान लेते हैं ये कोई A ग्रुप हो गया, ये कोई B ग्रुप हो गया और ये कोई C ग्रुप हो गया। ठीक है, तो क्लास एक ही है, ये अभी एक ही क्लास है जिसके अंदर 3 ग्रुप डिवाइडेड हैं। फिर हमें कहा गया है कि 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप A, ये जो ग्रुप A था यहाँ से एक स्टूडेंट एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप B आर शिफ्टेड टू C, यानी कि A में से ग्रुप में से एक बच्चा उठ के कहाँ आ जाता है, यहाँ C के पास। और B वाले ग्रुप में से 2 बच्चे उठ के कहाँ आ जाते हैं, C के पास। सेम क्वेश्चन क्या कहा गया है, देन व्हाट हैपन टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास। तो ऐसा करने से क्लास के एवरेज में क्या चेंज आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या क्लास के अंदर इस बात से कोई चेंज आएगा? ओवरऑल क्लास तो अभी भी वही है। क्या कोई भी एक स्टूडेंट है जो इस क्लास से कहीं और बाहर गया है? नहीं, ये हैं एक ही क्लास में, बस एक जगह से दूसरी जगह बैठ जा रहे हैं या दूसरी जगह से तीसरी जगह बैठ जा रहे हैं। इस बात का हमारे ओवरऑल एवरेज पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बात अगर हम इंडिविजुअली करें कि ए ग्रुप का अगर आप एवरेज निकालते तो यस, क्योंकि यहाँ से एक स्टूडेंट निकल चुका है तो इसका जो एवरेज होता वो क्या हो जाता, रिड्यूस हो जाता। ठीक है, ऐसी बात बी की करें तो बी में से भी 2 स्टूडेंट रिमूव हुए, तो बी का भी अगर आप एवरेज निकालते तो ये भी क्या हो जाता, कम हो जाता। लेकिन सी का एवरेज अगर आप यहाँ से फाइंड करते तो क्या हो जाता, क्योंकि सी के पास तो 3 बच्चे आ चुके हैं, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो सी का एवरेज तो बढ़ जाता। ठीक है, अगर इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हम बात करते तो सेम इम्पैक्ट आता जो अभी हमने बात किया कि ए और बी का एवरेज डाउन होता और सी का एवरेज क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्लास की बात करें तो क्लास में से ना तो कोई बच्चा बाहर गया है और ना कोई बच्चा बाहर से अंदर आया है। क्लास के अंदर ही बस इन्होंने अपनी सीट को चेंज किया, हम कह सकते हैं। तो उससे हमारे ओवरऑल एवरेज पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। फिर भी चेक करते ऑप्शन में कह रहा है इट इंक्रीजेस, क्या ये बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी बाहर से अंदर आएगा तो ये बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि किसी और क्लास में से कोई इस क्लास में आए, ऐसा तो हमें कुछ नहीं पता चला। दैट मीन्स ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में कहा गया इट डिक्रीजेस, क्या ये डाउन हो जाएगा? क्या इस क्लास में से कोई बाहर गया? नहीं, ये तो सिर्फ एक ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हुए, सीट चेंज किया हम कह सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कहा गया इट रिमेन सेम, ये सेम ही रहेगा। तो यस, ये सेम ही रहेगा, क्योंकि ना तो कोई यहाँ आया है और ना कोई इस क्लास में से बाहर गया है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ड्यू टू द इनसफिशिएंट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर इंडिविजुअल बेसिस पे बात करता तो हमने देखा कि ए का जो एवरेज होगा वो डिक्रीज होगा, बी का एवरेज भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी 2 स्टूडेंट शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, और सी का एवरेज बढ़ जाएगा क्योंकि सी के पास 3 बच्चे एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ठीक है, बाकी में ओवरऑल कोई चेंज नहीं है, इंडिविजुअल बेसिस पे चेंजेस होते। ठीक है, तो आई होप कि
अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड अ 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। बताया गया है कि एवरेज एज जो है एक टीचर की और 3 स्टूडेंट की कितनी है, 20 ईयर्स। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, और जो तीनों स्टूडेंट है तीनों की एज सेम है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20, यानी कि टीचर की जो एज है वो किसी भी एक स्टूडेंट से आप चेक करेंगे डिफरेंस तो वो कितना है, 20 ईयर्स का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टीचर की एज में से स्टूडेंट की एज को माइनस करेंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो 20 ईयर्स का है। यस, तो ये कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें कहा गया एवरेज भी गिवन है, तो इसको भी हम एवरेज का फॉर्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या कहेगा, टीचर प्लस में 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट है और तीनों की एज सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 3s भी लिख सकते हैं। s लिखने का रीज़न है स्टूडेंट और सबका एज सेम है, ऐसा नहीं है किसी का डिफरेंस था। तो ठीक है, तो तीनों का सेम ही है। और ओवरऑल कितने स्टूडेंट कितना हो गया, ये टोटल ऑब्जर्वेशन 4 हो जाएगा। एवरेज हमें बताया गया है 20 ईयर्स, तो यहाँ हम रख सकते हैं 20 इक्वल्स टू में ये जो 4 है इसको आप यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बराबर में यहाँ पे कितना बच गया, t प्लस में 3s हम कह सकते हैं क्योंकि तीनों स्टूडेंट का सेम था, तो 3s हो जाएगा। यहाँ पर इनका ओवरऑल हमें सब मिल गया 80, t प्लस में 3s। ठीक है, अब ये आप देखेंगे ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। आप इस फर्स्ट वाले को इस सेकंड वाले इक्वेशन को अगर एक साथ सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या है, वैल्यू मिल जाएगी t की, या फिर आप s की निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ t माइनस एस इक्वल्स टू हमें गिवन कितना है 20। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगर मैं साइन चेंज कर दूँ तो ये t माइनस का हो गया, ये t प्लस का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे प्लस और प्लस, तो 3s प्लस में एक और s, तो कितना हो जाएगा 4s इक्वल्स टू में यहाँ आप देखेंगे तो 80 में से 20 माइनस करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ कितना आ गया 60। तो यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 60 है। ये जो इसके साथ 4 था ये हम यहाँ भेज देते हैं, तो इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो s एक स्टूडेंट्स का जो एक स्टूडेंट है उसका जो एज आ जाएगा वो कितना है 15 ईयर आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर, हमसे टीचर की एज पूछी गई। तो टीचर की एज के लिए आप इसी इक्वेशन में वापस s की वैल्यू डाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमें बताया गया था कि टीचर का और जो स्टूडेंट है उनकी एज का डिफरेंस कितना है 20, तो t सेम ही है। और स्टूडेंट्स के बारे में हमें पता चला कि इसकी जो एज है वो 15 है और ये इधर कितना है 20 है, तो t को यहीं छोड़ देते हैं। ये माइनस का 15 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15, तो 20 प्लस में 15 इज इक्वल्स टू 35। तो टीचर की एज कितनी आ गई 35। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टीचर की एज कितनी 35। अगर स्टूडेंट की पूछता वो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल चुके थे। ठीक है, 15 ईयर्स, तो ये हमें पता चल गई। तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ कार ट्रेवल फ्रॉम अ प्लेस x टू अ प्लेस y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v km/h फ्रॉम y टू x एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v km अगेन x and y at an average speed of 3v and again from y to x at the average speed of 4v kilometer, then the average speed for the car for the entire journey। तो हमसे क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड पूछी गई है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 पॉइंट है, मान लेते हैं x पॉइंट यहाँ पर है और y पॉइंट यहाँ पर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो भी कार है ट्रैवल कर रही है x पॉइंट से y पॉइंट पे गई, दैट मीन्स कि वो इस वाले पॉइंट से पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आई यहाँ से इस तरफ को आई और कितनी स्पीड में v, तो इसकी जो स्पीड थी वो v km/h थी। ठीक है, फिर कहा गया है फ्रॉम y टू x, और यहाँ अब y से x की तरफ जा रही है।
इस तरफ, तो स्पीड कितनी थी 2v, तो स्पीड इसकी थी 2v किलोमीटर आवर। ठीक है, फिर दोबारा से प्रोसीजर शुरू हुआ, दोबारा ये x से y पे आई, अब की बार स्पीड 3v थी, तो फिर ये x से कहाँ पर आई, y की तरफ आई, इस बार स्पीड कितनी थी, तो ये 3v किलोमीटर आवर थी। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है एंड अगेन y टू x, और फिर ये y से कहाँ गई, x की तरफ गई, और इस बार जो स्पीड थी वो 4v थी, 4v किलोमीटर आवर। तो सिर्फ क्वेश्चन ऐसे देख के डराने की कोशिश की गई है, बाकी आपसे सिंपल बातें पूछी गई है कि एक बार x से y की तरफ जब पहली बार आए थे तो स्पीड v थी, फिर y से हम x की तरफ आए तो हमने स्पीड को जस्ट डबल किया, फिर दोबारा x से y की तरफ गए तो 3 गुना कर दिया गया अब, यानी कि 3v, और फिर y से जब x की तरफ आए तो 4v हो गया। ठीक है, देन द एवरेज स्पीड, हमसे क्या पूछी गई है, एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल एवरेज स्पीड आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस जितना कवर किया अपॉन में क्या होता है टाइम, कि कितना टाइम इन्होंने लिया एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। तो यहाँ अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो डिस्टेंस तो हमें पता है, अगर x से y गए तो लेट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो d है। ठीक है, तो d होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी, अगर आप v स्पीड से गए तो भी तो आपने डिस्टेंस इतना ही कवर किया, अगर आप y से x की तरफ आए डबल स्पीड करके आए तो भी तो डिस्टेंस इतना ही कवर हुआ। यानी कि इन चारों जर्नी में आप देखेंगे जो d है वो सेम ही है, d में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसके फॉर्मूले को पुट करूँ तो d प्लस में d प्लस में d प्लस में d, क्योंकि 4 बार सफ़र किया गया है और चारों बार डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ये 4d हो जाएगा। ठीक है, टाइम की बात करते हैं, टाइम में लेकिन डिफरेंस है, पहली बार जब टाइम था तो वो v था। ठीक है, फिर सेकेंड बार जो टाइम था वो कितना था 2v था, मतलब t2 अगर हम कह ले तो, प्लस में t3 ये 3 था, प्लस में t4। ठीक है, तो पहला काम तो यही है कि आप यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे डिस्टेंस वगैरह का यूज़, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और हमें क्या फाइंड करना है, टाइम ही फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, d अपॉन में s। ठीक है, और अगर हम बात करें t1 की, तो t1 में आप देखेंगे कि क्या हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे पहली बार में जब यहाँ पे सफ़र किया गया था तो डिस्टेंस तो सेम ही था, लेकिन जो स्पीड थी वो कितनी है, v है। ठीक है, दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ जब हमने फर्स्ट वाले t1 की बात करें तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो तो d ही है और स्पीड कितनी है, v है। ठीक है, ऐसे ही t2 की अगर हम बात कर दें तो डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, लेकिन जो स्पीड थी वो कितनी हो गई थी, 2v हो गई थी। ठीक है, ऐसे ही t3 की बात करेंगे, डिस्टेंस सेम था, लेकिन जब तीसरी बार हम आए थे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया था, इस बार 3 हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ये 4 हो गया था। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास तो d ही है, और यहाँ पे टाइम स्पीड की अगर हम बात करें तो ये 3v हो जाएगा। इसी तरह t4 की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, d अपॉन में 4v हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे फॉर्मूले में वापस पुट कर दे पहले वाले फॉर्मूले में तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर तो हमारे पास आ गया था 4d, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको बस लिख के प्लस करते हैं, dv प्लस में d2v प्लस में d3v प्लस में d4v। ठीक है, क्या करना है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 4d। यहाँ पर अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 12v, और यहाँ पे चेक करेंगे v के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 12 बार में आएगा, तो d को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12d प्लस में यहाँ पे आप करेंगे 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6d
प्लस में इसी तरह 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, तो डी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4D। प्लस में ऐसे ही 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो यहाँ हो जाएगा 3D। इसे अगर आप ओवरऑल प्लस कर लेंगे और यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो एक कन्वर्ट हो जाता है, पलट जाता है, मतलब इसे अगर आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 4D। यहाँ अगर इसे हम ओवरऑल प्लस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 12 और 3 15, तो ये हो जाएगा 25D अपॉन में 12V। इसे यहाँ लेके आएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास है 4D और ये वाला जो नंबर है ना ये पलट के हो जाएगा 12V अपॉन में 25D। ठीक है, तो जस्ट ये पलट जाता है जब इस तरीके से नंबर होते हैं तो D से D कैंसिल हो जाएगा, क्या और कुछ कैंसिल होगा, नहीं। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 जा कितना होता है 48, यहाँ आ गया 25 और इसके साथ है V। इसे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 25 1 जा 25, तो 1 पॉइंट आप इसे और करेंगे तो ये 9V इसके आसपास कुछ आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम आए यहाँ ऑप्शन में तो आप देखेंगे ऑप्शन ए कह रहा है इज़ लेस देन V, तो V मतलब कि 1V से कम है, तो ऐसा नहीं है, हमने देखा 1 पॉइंट समथिंग है, दैट मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है V से लेके 2V के बीच में होगा, तो हमारा 1.9 समथिंग कुछ आ रहा है, तो यस हम कह सकते हैं यस कि 1 से लेके 2 के बीच में ही होगा, V से लेके 2V के बीच में, तो यस ये ठीक है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, तो यहाँ 2V से 3V तो ये हमारा नहीं आ रहा है, 3V से 4V ये भी नहीं आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको एग्जैक्ट निकालें, अप्रॉक्स भी आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, लेकिन अगर पॉइंट में यहाँ आंसर दिया होता तो हमें अप्रॉक्स निकालने की ज़रूरत पड़ती। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर द 5th इनिंग वॉज 46.4। तो यहाँ हमें बताया गया है कि एवरेज स्कोर एक बैट्समैन का है 50 इनिंग्स खेलने के बाद कितना है 46.4। आफ्टर द 60th इनिंग हिज स्कोर इंक्रीज बाय 2.6, और जब इसने 10 इनिंग्स और खेल ली तो इसका जो एवरेज था वो 2.6 बढ़ गया। देन व्हाट वॉज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग। तो लास्ट 10 इनिंग में इसका क्या स्कोर था, यानी कि लास्ट 10 इनिंग का हमें सम बताना है। तो यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो हमें 50 इनिंग्स का एवरेज पता है। ठीक है, तो यहाँ अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो 46.4 है, सम हमें नहीं पता। फर्स्ट इनिंग से लेके 50 इनिंग तक का सम यहाँ पर आएगा 50th इनिंग का। ठीक है, और यहाँ पर ओवरऑल कितनी है 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। आप यहाँ ले जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0, तो 464 हो गया 0, 5 4 जा 22, 5 6 जा 32, 3 5 4 जा 20 और 3 2320। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका सम आ जाएगा फर्स्ट इनिंग से लेके 50th इनिंग तक का। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा गया है कितना बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे अगर हम 60 इवन इनिंग का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एवरेज में कितना मूव आ रहा है 2.6 का, इतना ही तो बढ़ गया। तो यहाँ पे हम सिंपली इसे ऐड कर सकते हैं, तो इसी में आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2.6, तो 2.6 आप ऐड करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी 0 1 9 और 4, यानी कि 49.0। ये कितनी इनिंग की आएगी 60th की, 1 से लेके 60th इनिंग तक की। कितने हो जाएंगे 60, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये 60 से तो ये आ जाएगा 0, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 2940। ये कहाँ से आएगी, फर्स्ट इनिंग से लेके 60th इनिंग तक। ठीक है, और इसी में बोलूँ मैं तो फर्स्ट से लेके 50, लेट सपोज यहाँ तक कहीं आ रहा होगा 50, और यहाँ मान लेते हैं 51 से शुरू हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो वैल्यू हमारे पास है ना, ये रही 2 3 2 0, प्लस में आगे की 10 इनिंग की हमारे पास नहीं है। कहाँ से नहीं है? 51th से लेके 60th इनिंग तक की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू हमारे पास है ओवरऑल की। तो यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका बचेगा? 51 से लेके 60, यानी कि इन 10 इनिंग में इनका जो स्कोर रहा होगा उसका सम टोटल ही तो आ जाएगा आपके पास। तो इसमें से लेस कर देते हैं 2 3 2 0, यहाँ से लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0 2, और यहाँ माइनस कर देंगे 9 में से तो ये हो जाएगा 620। तो ओवरऑल 51 से लेके 60th इनिंग तक की जो सम टोटल है वो हमारे पास आएगी 620, ठीक है। और इन्होंने इसी का, ये हमारे पास सिर्फ सम आया, इन्होंने इन्हीं 10 इनिंग का हमसे क्या पूछा है? एवरेज। तो ये ओवरऑल कितनी इनिंग है? 10, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास? 62, ठीक है। तो लास्ट 10 इनिंग का जो एवरेज है वो आ गया 62, तो यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबव टेबल। ये जो आपको टेबल गिवन है इसमें आपसे क्या पूछा गया? एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमें फर्स्ट वाला कॉलम है ये डिनोट, फर्स्ट वाला जो रो है ये डिनोट कर रहा है गर्ल्स के नंबर को, और यहाँ बताया गया है एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश। तो एवरेज मार्क्स इंग्लिश में कितने, किस किस के कितने आए हैं वो बताया गया है। तो गर्ल्स का कितना है? 9, और ऐसी बॉयज़ का कितना है? 8, और ओवरऑल एवरेज मार्क्स यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों का मिला के कितना है? 8.8, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है एवरेज मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में कितना है? तो गर्ल्स का एवरेज आप देखेंगे 8 है, बॉयज़ का एवरेज आप देखेंगे 7 है, और ओवरऑल नहीं गिवन है, यहाँ पर एक्स गिवन है। तो इसी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है कि ओवरऑल गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों का अगर हम एवरेज देखें किस में? हिंदी में, तो वो कितना आता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो हमें इसके बारे में तो पता है एवरेज मार्क्स इंग्लिश के बारे में, तो पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ओवरऑल हमें एवरेज गिवन है, कितना है? 8.8 है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू में हमने देखा है सम अपॉन में एन, जितने भी टोटल बॉयज़ और गर्ल्स हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे एवरेज हमें गिवन है कितना? 8.8 इज इक्वल्स टू में सम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ हमें पता है एवरेज आया है कितना? 9, किस में? इंग्लिश में। पर कितनी गर्ल्स थी, क्या हमें इस बारे में कोई जानकारी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितनी है? नहीं पता। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लेट कर लेते हैं जी, और ऐसी नंबर ऑफ बॉयज़ को हम लेट कर लेते हैं बी, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? जी होंगी। तो यानी कि 9 मार्क्स आए हैं, पर हमें नहीं पता नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो वो हमने यहाँ ले लिया जी। प्लस में ऐसे ही बॉयज़ का भी देखते हैं, तो बॉयज़ में कितना है? एवरेज 8, लेकिन कितना नंबर ऑफ बॉयज़ हैं हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम इसको बी ही रख लेते हैं, ठीक है। और नीचे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे जी प्लस बी हो जाएगा, कितनी गर्ल्स है और कितनी बॉयज़ है, कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की, वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन जी और बी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 9G प्लस में 8B, और ये जो G प्लस B था हमने इसको यहाँ भेज दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8.8G प्लस 8.8B। क्या करना है? G वाले टर्म्स को एक साइड कर लो और B वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से आप आएंगे B यहाँ पर लेकर आएंगे, तो 8.8B माइनस में 8B हो जाएगा इक्वल्स टू में 9G, और यहाँ पे माइनस करेंगे 8.8G, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.2G इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8B, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ B कितने हैं ये हमें मिल जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे तो रेशो भी हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो G का रेशो अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.8, 0.2, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास वहाँ पर है क्या? 0.8, और यहाँ पर हमारे पास है 0.2G, और यहाँ पर है B,
ठीक है। तो यहाँ से हम लेके जाते हैं, तो यहाँ से g अपॉन में b इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप या फिर b को रहने देते हैं, हम डायरेक्ट g की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.8 है, ये 0.2 यहाँ पर आके आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर b था, तो यानी कि एक गर्ल इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 4 बॉयज़ हो जाएगा। तो एक गर्ल और वहाँ पे क्या है 4 बॉयज़ उनके प्लेस पे, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आपको रेशो मिल गया, b अपॉन g का अगर मैं कहूँ या g अपॉन b का अगर रेशो हम कहें तो 1 अपॉन में 4 मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ हमें रेशो मिल गया। तो इसके आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ का हमें सिर्फ रेशो मिला है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज ही तो फाइंड करना है ओवरऑल। तो इसको पुट करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे हमें एवरेज निकालना है, जो वो किसका निकालना है, तो यहाँ पे हिंदी का निकालना है कि हिंदी में एवरेज स्कोर कितना रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें बताया गया था कि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है क्लास की वो कितनी हो जाएगी, तो वो हमने देखा था g प्लस में b हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेंथ क्लास की तो यही होगी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस में नंबर ऑफ़ बॉयज़, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि हिंदी में जो गर्ल्स का स्कोर था वो कितना था 8 है, और बॉयज़ का स्कोर कितना है 7 है। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनका स्कोर कितना है 8 है, और जो बॉयज़ हैं उनका स्कोर कितना है 7 है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था g, और यहाँ पर क्या है b, क्योंकि हमें नहीं पता था, लेकिन अभी जस्ट हमने इस इक्वेशन में फाइंड किया कि हमारे पास रेशो आ गई थी किसकी, g अपॉन b की। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें पता चल गया था g इक्वल्स टू 4b है। तो यहाँ से g की वैल्यू आपको पता चल गई थी, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जहाँ भी g है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 4b। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ हम रख देंगे 4b, प्लस में ये 7b है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे भी आप देखेंगे g की जगह पे हमने रख दिया 4b प्लस में b। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यहाँ पे हो जाएगा 32b प्लस में 7b अपॉन में 4 प्लस 1 5b। इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 39b अपॉन में 5b, b से b हो जाएगा कैंसिल, इसे आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 4 आएगा, 5 8 जा 40, तो ये कितना आ गया 7.8। तो ये ओवरऑल एवरेज स्कोर आया किस में, एवरेज स्कोर इन हिंदी में कितना है 7.8। ऑप्शन में चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो यहाँ देखेंगे तो यस ऑप्शन ए 7.8 है, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ थोड़ा सा लेंदी हो गया, चीज़ें इक्वेशन बनानी पड़ गई इसलिए, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर आर 2 क्लासेस A and B having 25 and 35 students respectively. In the class A, the highest score is 21, the lowest score is 17. Okay. In the class B, the highest score is 30, the lowest score is 22. 4 students are shifted from class A to class B. Consider the following statement. तो यहाँ कहा गया है द एवरेज स्कोर ऑफ बी विल डेफिनेटली डिक्रीजेज, ओके। और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीजेज। तो यहाँ पे कह रहा है बी में डिक्रीज कर रहा है, यहाँ कह रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मिली है, पहले हम इसको थोड़ा सा कंक्लूजन के फॉर्म में ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 2 क्लास है, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। क्लास ए में देखेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं 25 और बी में 30। तो यहाँ पर ओवरऑल 25 स्टूडेंट है और यहाँ पे ओवरऑल 30 स्टूडेंट्स है। आगे हमें कहा गया है क्लास ए की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट स्कोर कितने स्टूडेंट्स का है 21, मतलब हाईएस्ट स्कोर जो है ये कितना है 21 है। और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें बी में तो ये है 30 मार्क्स।
लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो ए में कितना है 17, ये लोअर मार्क्स को डिनोट करेगा 17, और यहाँ पे लोअर मार्क्स कितना है 22। ठीक है, अब क्या कहा गया है, 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से लेके यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं इस तरफ बी में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ बातें गिवन है, देखना है कि क्या कंक्लूजन हम ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखिए पहला में कहा गया है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीजेस, तो क्लास बी का जो स्कोर है वो डिक्रीज होगा। क्या ऐसा होगा, देखिए पहले तो यहाँ पे 2 केस बन जाएगा, यहाँ से 4 स्टूडेंट तो जा रहे हैं पर हमें नहीं पता कौन से जा रहे हैं, हाईएस्ट वाले जा रहे हैं या लोवेस्ट वाले जा रहे हैं, जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे, स्कोर थे, क्या वो जा रहे हैं या जिनके कम स्कोर है वो जा रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन आप देखेंगे फिर भी तो यहाँ का हाईएस्ट 21 है और यहाँ का 30 है। अगर यहाँ का हाईएस्ट वाला पर्सन या स्टूडेंट भी जा रहा होगा तो भी इसका जो एवरेज हो जाएगा वो बी का क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट 30 है और ये जब जाएगा तो 21 ही तो लेके जाएगा, तो 9 का डेविएशन तो तब भी रह जाएगा। ठीक है, तो यस ये तो ठीक है कि अगर हाईएस्ट वाला जाएगा तो इनका एवरेज गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, लेट सपोज कि लोवेस्ट वाला जाता है, तो लोवेस्ट वाला जाएगा तो भी यहाँ लोवेस्ट 22 है और यहाँ कितना है 17, तो भी क्या होगा, लोवेस्ट वाले टर्म में भी ये गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो यस ये बात श्योर है कि ए में से कोई भी जाए, चाहे वो हाईएस्ट वाला हो चाहे वो लोवेस्ट वाला हो, या 2 हाईएस्ट 2 लोवेस्ट वाले हो, दोनों ही टर्म में क्या होगा, बी का जो स्कोर होगा वो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों ही वैल्यू हाईएस्ट की भी और लोवेस्ट की, इसके हाईएस्ट और लोवेस्ट से ज़्यादा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो यस ये बात हम कह सकते हैं कि बी क्या है, सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आगे देखते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ अ ए विल डेफिनेटली इंक्रीजेस, तो कह रहा है कि एवरेज स्कोर जो ए का है क्या वो इंक्रीज करेगा। पहली चीज तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट जा कहाँ से रहे, ए में से ही तो बी में जा रहे हैं, तो जब ए में से जा रहे हैं तो इसके बढ़ने का क्या कोई चांस है, नहीं है। पर वैसे भी अगर हम देखें तो कह सकते हैं, हो सकता है कि जो लोवेस्ट वाले हैं इसमें से 4 स्टूडेंट अगर जाएंगे तो हाईएस्ट का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, और लोवेस्ट वाले में लेकिन अगर हाईएस्ट वाले ही चले गए, 2 केस यहाँ बनेगा सेकंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हाईएस्ट वाले जा रहे हैं इधर तो आप देखेंगे कि इसका जो स्कोर होगा वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट के अगर 4 स्टूडेंट यहाँ से चले गए तो लोवेस्ट वाले नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यस ये जो यहाँ पे स्कोर हो जाएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हाईएस्ट वाले स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ जाते हैं तो, ए टू बी में जाते हैं तो, ठीक है, अगर लोवेस्ट वाले जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट वालों का नंबर बढ़ जाएगा। तो यस हो सकता है कि ऐसे केस में जो हमारा एवरेज होगा वो बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जाने वाला कौन है, यहाँ से जो ये 4 स्टूडेंट जा रहे हैं वो कौन है, नहीं पता वो हाईएस्ट में से हैं या लोवेस्ट में से हैं। ठीक है, तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम इस बारे में कुछ भी बात श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, जब लोवेस्ट वाले स्टूडेंट जा रहे हो। पर यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ से ए क्लास में से बी क्लास में जाने वाले लोवेस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट के लिए हम बिल्कुल श्योर नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डाटा भी नहीं है कि हम इस रिगार्डिंग कुछ कह सकें। तो यस इस वाले स्टेटमेंट को हम गलत ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन में कहा गया है, ऑप्शन में हमें कहा गया है 1 ओनली, तो यस 1 ओनली ही है। सेकंड के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, दोनों बिल्कुल भी नहीं है, ना इधर वाला केस भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही स्टेटमेंट होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ए में से बी में अगर कोई भी जाएगा, चाहे वो हाईएस्ट वाला जाए चाहे लोवेस्ट वाला जाए, दोनों ही केसेस में हाईएस्ट का नंबर भी इससे कम है बी वाले से और लोवेस्ट वाले में, तो इनमें से कोई भी जाएगा तो ये इनके जो इसका जो एवरेज होगा उसको डाउन ही करेगा, कम ही करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 30 है, ये जाएगा तो भी 21 ही तो लेके जाएगा, 9 का डेविएशन यहाँ तभी भी रह जाएगा। और अगर ये वाला पर्सन यहाँ जाएगा तो भी यहाँ डेविएशन रह जाएगा 5 का। ठीक है, तो -5 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो एवरेज होगा वो डाउन ही होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा,
सेम इस वाले केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल केस बन रहा था सेकंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हाईएस्ट वाले जाएंगे तो ये जो एवरेज होगा वो डाउन होगा, लेकिन अगर लोवेस्ट वाले जाएंगे तो यस ये एवरेज बढ़ेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा गया, ना इससे पहले कहीं कहा गया है कि जाने वाले जो 4 स्टूडेंट यहाँ से वहाँ गए हैं बी सेक्शन में वो कौन है, मतलब कि जिनके हाईएस्ट स्कोर थे, क्या वो हैं या वो स्टूडेंट है जिनके लोवेस्ट स्कोर थे। तो हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, दैट्स वाई इसका आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट को इसलिए हमने रॉन्ग माना है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 40 kg। तो यहाँ पे 4 लोगों का वेट बताया गया है, ए बी प्लस सी का। द एवरेज वेट ऑफ बी डी और ई, ऐसे ही 3 लोग और हैं, इनका जो एवरेज वेट है वो कितना है 42 है। एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू बी, और जो एफ का एवरेज वेट है, सॉरी जो इसका वेट है वो बी के बराबर है। दैट मीन्स कह सकते हैं वेट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई और एफ। तो हमें इन सब का क्या है एवरेज वेट बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं, इनका एवरेज वेट हमें गिवन है कितना 40। तो 40 को आप यहाँ 3 ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ से आपको इनका सम मिल जाएगा। कितना आ रहा है 120। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ गई 120। सेम इसी तरह आप लेंगे तो यहाँ पर बी प्लस में डी प्लस में ई, इनका हमें कितना गिवन है 42। कितने लोग हैं 3, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो इसका भी हमें सम मिल जाएगा। ये आ गया 6 और ये आ गया 12। तो ये आ गया हमारे पास बी प्लस डी प्लस ई। तो इनका सम हमारे पास कितना आ गया 126। हमसे सबका पूछा गया है तो ये फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं, ओवरऑल दोनों का फाइंड करते हैं। तो दोनों का आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, सबका एवरेज निकालेंगे तो कितने लोग हो गए, ये 6 लोग हो गए। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6। अब यहाँ आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज हमें गिवन है कितना है 120। तो यहाँ हम रख सकते हैं 120, किसकी जगह पे, हमने इन तीनों की जगह पे रख दिया। अब यहाँ कहा जा रहा है डी ई और एफ, डी और ई और एफ। तो यहाँ पे डी है, ई है और एफ है, और यहाँ पे क्या था हमारे पास बी है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि वेट ऑफ बी इक्वल्स टू वेट ऑफ एफ है। तो क्या यहाँ पे बी का जितना वेट होगा उतना ही तो एफ का होगा। तो इसे आप चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर मैं कह दूँ एफ प्लस डी प्लस ई, इनका भी वेट कितना है 126 है, तो क्या ये बात गलत होगी? नहीं, इन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोली है कि एफ का जो वेट है वो बी के बराबर है। तो बी का जितना वेट है उतना ही एफ का है, चाहे यहाँ एफ रखिए चाहे यहाँ बी रखिए, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमें ये 3 की वैल्यू चाहिए थी, तो हम इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। प्लस में 126, ठीक है, अपॉन में कितना है 6 है, दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 और 2, इसको कैंसिल करेंगे 6 से तो 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, तो ये आ गया 41 kg। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 41 kg। ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो ये आप देखेंगे 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, 2023 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो जितने भी हमारे PYQ थे 2011 से लेके 2023 तक के, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे, सारा बेसिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे 2-3 बार और ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।